बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने तुर्क सफारत खाने का दौरा किया और ज़िलज़िले से मुतासरा भाइयों की हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करवाई। दूसरी जानब साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज कहा कि साबिक़ आर्मी चीफ ने यूक्रेन जंग में रूस की मजम्मत करने का कहा, जबकि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इंतखाबात की तारीख के लिए गवर्नर पंजाब को खत लिख दिया है। समेत दिन भर जो हम मौजूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज एक जगह खिताब करते हुए कहा कि इंतखाबात नहीं करवाए जा रहे और ये आइन के खिलाफ वर्जी है। अगर आइन के खिलाफ वर्जी हो रही है बकौल उनके, तो PTI की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? देखें जी, सबसे पहले तो ये गुजरे जो 2-3 रोज़ में दो बड़े इंसान, बड़े लोग चले गए, हमें छोड़ के दुनिया से रुखसत हुए। और ये पहले अमजद इस्लाम अमजद साहब जी। और फिर ज़िया मुहीउद्दीन साहब, और इन्होंने जनरेशन्स को इंस्पायर किया और करते रहेंगे। अमजद इस्लाम अमजद साहब को तो हमने उस दिन उनका जिक्र किया था, लेकिन मेरा हमेशा ये अंदाज़ा रहा कि शायद वो मुझसे इस कदर शफ़क़त से पेश आते हैं, लेकिन लोगों के तासुरात और तहरीरें पढ़ के ऐसा लग रहा है कि वो तमाम ही दुनिया के जितने उनके मिलने वाले हर शख्स का ये ख्याल है कि वो उनसे ही सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे। ऐसे बड़े कम लोग देखे, तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। ज़िया मुहीउद्दीन साहब उसके बाद रुखसत हुए। ज़िया मुहीउद्दीन साहब जो हैं ये 1931 में ये लायलपुर में, जो कि फैसलाबाद है, वहाँ पे पैदा हुए थे। उस वक्त एक ही पंजाब था 31 में। और उनके जो वालिद हैं खादिम मुहीउद्दीन साहब, वो उस्ताद थे। 49 में इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन की। फिर उसके बाद ये रेडियो ऑस्ट्रेलिया चले गए, रेडियो पाकिस्तान, फिर रेडियो ऑस्ट्रेलिया, फिर BBC। और 1953 में इन्होंने वहाँ की जो रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामा आर्ट्स है, RADA, वहाँ से 53 से लेकर 56 तक वहाँ पे इन्होंने ग्रेजुएशन की। और इस दौरान जो है वो फिर वापस कराची आ गए। कराची 1956 में दारुल हुकूमत था पाकिस्तान का, और यहाँ के इन्होंने संजीदा थिएटर वगैरह शुरू करने की कोशिश की, कोई ड्रामे वगैरह किए, लेकिन वो बात नहीं बनी। सही, ठीक। तो वापस इंग्लैंड चले गए और वहाँ जाके उन्होंने फिर लॉन्ग डेज जर्नी इनटू द फ्रंट, और फिर जूलियस सीजर, जो ज़िया मुहीउद्दीन में भी एक इनका जो शो है उसमें ये जो पढ़ रहे हैं शेक्सपियर का मुकालमा, तो ये असल में उसी ड्रामे के अंदर इनका एक डायलॉग जो इन्होंने लंदन में प्ले किया, जूलियस सीजर। फिर उसके बाद जो है वो पैसेज टू इंडिया 1960 में इनकी बड़ी ज़बरदस्त फिल्म आई, उसमें डॉक्टर अजीज़ का रोल इन्होंने प्ले किया। और फिर जो है ये ड्रामा था पैसेज ऑफ इंडिया, ब्रॉडवे पे। और वहीं पर फिर इन जो ऑडियंस में डायरेक्टर मौजूद थे, तो उन्होंने इनको देखा और लॉरेंस ऑफ अरेबिया के लिए इनको कास्ट कर लिया। लॉरेंस ऑफ अरेबिया में जो एक सीन है जिसमें उमर शरीफ जो दौड़ते हुए आ रहे हैं, और उमर शरीफ दौड़ते हुए आ रहे हैं, और आने के बाद इजिप्ट के उमर शरीफ, तो वो दौड़ते हुए आ रहे हैं और वो शूट करते हैं जो लॉरेंस ऑफ अरेबिया के एक गाइड को। तो वो गाइड जो हैं वो ताइफ करके वो ये हैं ज़िया सही, मुहीउद्दीन। ठीक। और फिर उसमें उसके बाद उन्होंने ग्रेगरी पेक के साथ काम किया। 1964 में ये बिहोल्ड द पेल हॉर्स में आए। फिर 1966 में ये खरतूम, ये हॉलीवुड की फिल्मों में ये सर लॉरेंस ओलिवर के साथ आए। सेलर फ्रॉम जिब्राल्टर, ये इनकी 67 की मूवी है हॉलीवुड की। और 1970 में फिर ये शशि कपूर इंडिया के, जी। उनके साथ आए बॉम्बे टॉकीज में। और
फिर पाकिस्तान में आए और 69 से लेके 73 तक ज़िया मुहिउद्दीन शो, और जो कि अपनी नौइयत का एक मुनफरिद शो, जो फिर उसके बाद उस तरह का शो कभी हो नहीं सका। मोइन अख्तर साहब ने, अनवर मकसूद साहब, उमर जी। शरीफ साहब, बाकी बहुत शख्स, लेकिन जो ज़िया मुहिउद्दीन शो था वो उसकी अपनी बात, शायद आगाज़ ही उस तरह से हुआ था इस तरह के शोज़ का। फिर 73 में ये PIA आर्ट्स अकेडमी, फिर ज़ियाउल हक का मार्शल आया तो फिर बाहर चले गए। फिर इन्होंने वहाँ पे मुख्तलिफ ड्रामा और मुख्तलिफ, और फिर वापस आए और फिर यहाँ पे इन्होंने नई नस्ल को बताना शुरू किया, जो शायरी, नून मीन बादशाह, फैज़ अहमद फैज़, फिर ये जो मतलब फिर ये इनकी जो आवाज़ और इनकी शख्सियत और कई पहलू आप देखें ना कि ड्रामा, ये 47 साल इन्होंने बरतानिया में काम किया। 91 ईयर्स की एज में 47 ईयर्स का जो इनका एक्सपीरियंस है, थिएटर, फिल्म, टीवी, एक बड़ी ज़बरदस्त सीरीज आती थी एवेंजर्स, उसमें भी ये थे। अच्छा। और ये मतलब एक बहुत पुरसकून शख्सियत। और अच्छा, फिर पाकिस्तान जब वापस आए और ये ज़िया मुहिउद्दीन शो, तो उसी ज़माने में इनकी एक मूवी भी आई, उसका नाम था मुजरिम कौन। और उसमें जो है ये उसमें अलाउद्दीन मरहूम, रंगीला, और एक नौजवान सा उसमें एक शख्सियत नज़र आती है सूट वूट के अंदर, तो आगे जाकर सुल्तान राही जो है वो उस फिल्म के अंदर एक रोल है उनका, और रोजीना इनके साथ थी। तो मतलब एक ऐसी शख्सियात को चली गई कि जिनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। मतलब अब इनको ब्रॉडकास्टर कहा जाए, इनको अदीब कहा जाए, इन्होंने किताबें भी लिखी, इनको एक बेहतरीन मुंतजिम कहा जाए, क्योंकि ये नापा से फिर जब मुशर्रफ साहब के दौर में उससे वाबस्ता हो गए, बनाया इन्होंने पूरा और ट्रेनिंग देते थे। तो ये अमजद इस्लाम अमजद साहब, आप उनकी शायरी पढ़ें, आप उनका अदब पढ़ें, आप उनकी ट्रांसलेशंस पढ़ें, आप उनकी नसर पढ़ें, आप उनका मज़ाह सुने कभी उनके साथ बैठ के, आप उनकी शफकत, उनकी मोहब्बत। तो ये लोगों का जाना जो है इस वक्त, ये बहुत दुख और बहुत बड़ा नुकसान है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अल्लाह ताला दर्जात बुलंद आमीन, फरमाए ज़िया मुहिउद्दीन साहब के और अमजद इस्लाम अमजद साहब के। आमीन, आमीन। अच्छा, ये जो अच्छा अचानक जो है ना वो कहीं से एक तो ये तनाज़े खड़ा है कि जी इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। अभी आज किसी वक्त रात को, शायद कल किसी वक्त, वो दोबारा से IMF से जो मुज़ाकरात नहीं हो सके, वो मुज़ाकरात का सिलसिला यानी किसी अंजाम तक नहीं पहुंचे, वो सिलसिला दोबारा शुरू होगा। 70% गैस और बिजली की कीमतें, और 70% गैस, और ये सारे यानी जो प्रायर कंडीशंस, उन्होंने कहा है कि पहले काम और फिर दाम वाला जो हिसाब है, कि उन्होंने कंडीशंस बड़ी सख्त आयद की हुई हैं। लेकिन ये बात अभी तक वाज़ेह नहीं कि ये काम तो 2 दिन 4 दिन पहले भी हो सकते थे। तो क्या इनको करने के बाद ये लाजिम है कि IMF मान जाएगा? क्योंकि हम तो ये करते जा रहे हैं यहाँ से। अभी आज इसहाक डॉक्टर साहब ने जो इजलास की सदारत की है, तो उसमें ये सारे अभी होते जा रहे हैं। गैस, बिजली, टैक्सेस लगने जा रहे हैं, महंगाई उसके नतीजे में आएगी, कहीं कोई आटा की जो फ्लोर मिल्स हैं वो हड़तालें पे जा रही हैं, बाकी मामलात हैं, क्या है उनके साथ क्या, कहीं मतलब एक आप समझे ना कि क्या सा इस वक्त है, और वो माशी सतह पे है, क्योंकि जी। हुकूमत वाजे नहीं कर रही। अगर एक बात वाजे हो ना कि ये हमारी बात हुई है सख्त, अब ये जो जुमला है ना कि उन्होंने हमें नाक रगड़वा दी, उन्होंने हमारे ऊपर जुल्म कर दिया, आप पे नहीं किया, पब्लिक पे किया, तो पब्लिक को इत्मीनान में लेना, अवाम पे किया, बिल्कुल सर, बिल्कुल। हुक्मरानों पे तो क्या कर दिया, हमारे ऊपर हमारी नाक रगड़वा दी। ओ भाई, आपकी सेहत पे क्या किसी के असर पड़ा है?
पब्लिक को इत्मीनान मिले ताकि लोगों को पता तो चले कि इशू क्या है, कोई आप डट के खड़े हुए हैं उनके सामने, किस बात पे इख्तिलाफ हुआ, क्या मामला है। तो वो चूंकि बात ही नहीं हो रही, तो उसके नतीजे में अफवाहें फैलती हैं, फिर अफवाहों से अफवाहें दूसरे, एक कभी पेट्रोल पंप बंद हो जाते हैं, कभी कुछ, लेकिन वहाँ कंटेनर्स खड़े हुए हैं, वो बढ़ती जा रही है तादाद। और 2.9 था आखिरी जो फिगर्स आई थी सामने, तो 2.9 के बाद जो है वो अब उसी में से खर्च हो रहा है ना पैसा। और ये अगर आ भी गए 1.1 या 2 अरब डॉलर्स, तो फिर उसके बाद बाहर से कैसे आएंगे, और वो आ भी गए सारे के सारे, तो ये 8 अरब तो शायद जून तक वापस करने हैं, तो आएंगे कितने और वापस कितने जाएंगे। तो ये तो एक खाली कुआं वैसे का वैसे ही है। और फिर अगले 1 साल में 22 अरब डॉलर वापस देने हैं आपने, 3-4 सालों में आपको कहीं मतलब 70-80 अरब चाहिए आपको डॉलर्स, मतलब है कि आपको बहुत पैसा चाहिए। बिल्कुल सर। तो ये अवाम कैसे दे पाएंगे। देखिए ना, अभी तो एक इलेक्शन हुआ ही करके, अभी मुझे नहीं पता इलेक्शन हो भी जाता है अभी। इमरान खान साहब को हर हाल में इलेक्शन चाहिए। उनको हर हाल में इलेक्शन इसलिए चाहिए कि एक तो 2 असेंबलियां उन्होंने तोड़ी हैं इसलिए। अब बाकी जो बयान आते हैं उनके, अमेरिका या साजिश किसने की, वो साइड पे, असल इशू जो है वो यह है कि इमरान खान साहब को इलेक्शन चाहिए, क्योंकि ये जो हुकूमत के फैसले हैं। अच्छा, अब इधर से हुकूमत, इमरान खान साहब की तरफ से जो जवाब देने वाली शख्सियत थी मईशत के ऊपर, शौकत तरीन साहब, उन पे मुकदमा कट गया, पर्चा कट गया, और वो उनकी तलाश हो रही है, क्योंकि उन्होंने वो बात की थी मोहसिन लगारी साहब और तैमूर झगड़ा साहब से कि जी आप चेयरमैन के ज़्यादा, ये हमारे चेयरमैन से ज्यादती कर रहे हैं, तो आप जो है वो क्यों जो है वो हम क्यों इनकी हमायत करें। और ये जो टेलीफोन कॉल लीक हुई थी उसके ऊपर पर्चा कट गया। लेकिन इशू ये है कि इसमें अब इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना या ना करना, इमरान खान साहब को इलेक्शन चाहिए, वो अदालत की तरफ से फैसला भी आ गया। इमरान खान साहब कह रहे हैं आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी है, आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए, इंतखाबात हो जाने वहां इलेक्शन जो है वो ये कह रहे हैं कि हम अभी भी तैयार हैं, और चाहे 6 महीने बाद हम तैयार हैं। लेकिन उस तरफ कोई इलेक्शन की तैयारी नजर नहीं आ रही, और अभी इसके खिलाफ अपील जाती है, क्या होता है वो मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जो लंबा चलेगा। लेकिन इस दौरान जो मईशत है, वो मईशत अगर इस वक्त इमरान खान साहब इलेक्शन ले जाते हैं जी। और अगर ये मईशत, ये IMF से मुआहदा हो जाता है, और उसके नतीजे के अंदर जहां तक भी कीमतें जाती हैं, जो भी कुछ होता है, जो भी सूरत हाल, लेकिन हुकूमत कहती है कि जी अब हमने मुश्किल फैसले तो कर लिए, अब हम इसी से आगे निकलेंगे। सोल्यूशन बतौर पाकिस्तान, यानी आप छोड़ दें कि इमरान खान साहब, या बतौर पाकिस्तान कोई इकोनॉमिक देखें ना, शौकत तरीन साहब इनके ज़ाहिर है उनसे ही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वही अगले वजीर खजाना हो गए, उनके ऊपर पर्चा कट गया और उनकी गिरफ्तारी का सारा सिलसिला शुरू हो गया। तो अब इधर से वजीर खजाना कौन होगा, ये भी एक सवाल है। असद उमर साहब का तो मामला IMF के साथ ठीक नहीं रहा था, बाकी और कौन सी शख्सियात होंगी। अच्छा, हफीज शेख साहब तो इस्टेब्लिशमेंट ने उनको प्रपोज किया था, तो ये एक बड़ा इशू है कि फिर उस मतलब आगे इमरान खान साहब को फौरी तौर पे मेरे ख्याल से अपनी इकोनॉमिक टीम दोबारा उसको हाँ, ताकि वो बात करें। अच्छा, यहाँ पर जो हुकूमत है उसके अंदर अब जाहिर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, अच्छा कल जो मैंने बात की थी कि इलेक्शन से पहले जो बात मैंने कही थी कि इलेक्शन के बाद और हुकूमत साजी से पहले इस तरह से हुआ था कि जो इमरान खान साहब भी अब कह रहे हैं कि बाजवा साहब शुरू से पसंद करते थे शहबाज शरीफ साहब को। यहाँ बड़ा सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जो जरदारी साहब का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें जो देखें हुआ ना इस तरह से कि यहाँ तो 2 चॉइसेस थी ना कि जो इमरान खान होंगे या शहबाज शरीफ साहब होंगे। अच्छा, दरमियान में पीपल्स पार्टी स्टैंड बाय पोजीशन में थी ना कि उन्होंने, अगर तो शहबाज शरीफ वजीर आजम बन जाते हैं तो पीपल्स पार्टी की पोजीशन कुछ और होती। पीपल्स पार्टी दोनों सूरतों में इस सेटअप का हिस्सा थी 2018 वाले। लेकिन वो अगर उस तरफ इमरान खान उधर गए तो फिर एक अनहोली सा अलायंस बना, जिसको मैं अनहोली अलायंस कहता रहा, कि पीपल्स पार्टी और इमरान, और जरदारी साहब ने सबसे ज्यादा, अगर यानी आप समझें कि एक इनडायरेक्ट
राब्ता रहा उनका और सपोर्ट रही, तो वो इमरान खान साहब को जरदारी साहब की रही। तो इसीलिए अगर आप इमरान खान साहब की तमाम तकारीर देखें तो उसमें 99% आपको शरीफ खानदान, शरीफ बरादरी, बाहर क्यों चले गए, ऐसा वैसा जो भी वो आपको टारगेट नजर आती है मुस्लिम लीग नून। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। और पीपल, क्योंकि मैंने बताया ना, बाजवा साहब और जरदारी साहब वन ऑन वन उनके आपस में, और मतलब बड़े अच्छे। एक दिन बस जरदारी साहब के मुंह से एक जुमला खाने पे, खाना बाजवा साहब के साथ खाया तो उससे कोई बात हुई तो स्लिप हो गया, और वो जुमला था, वो फैज साहब तो खुद ही लाइन लग गए जुमला स्लिप हो गया, अगले दिन तरदीद वर्दीद हुई, नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता, ये वो था। तो एनीवे, तो वो, लेकिन जरदारी साहब के साथ उनका अच्छा ताल्लुकात था। है। और बीच में जो यानी जेल करवाया वो फैज साहब ने और बाजवा साहब ने जेल करवा के रखा, इस तरह के इनडायरेक्टली, मतलब अनहोली इनडायरेक्ट, जिसको मतलब आप अनहोली कहते में। रहे। ये बंदर आइलैंड क्या था, आप कहते रहे वो सर, कई बंदर बार आइलैंड आपने क्या ये था, बात की। क्या दूसरा भी तो था, एक पता नहीं गुद्दू आइलैंड, कौन सा आइलैंड खुदा जाने। वो 2 जजायर थे, वो $30 अरब इन्वेस्ट होने थे, वो था। इन्वेस्ट होने देखे थे। ना, वो कह सिंध हुकूमत से नहीं कह रहे मान जाओ आप, यूं करो, ऐसे करो, ऐसे करो, तो बहरहाल उसको तो वो, तो जब गिराने का भी लेकिन जब वक्त आया खान साहब की हुकूमत, तो उस वक्त भी जरदारी साहब ने रोल प्ले किया। वो इमरान खान साहब की एक ऑडियो भी आई सामने। जी तो इमरान खान धीमे धीमे से ना, वो मतलब है कि वो फिर सिंध की सबसे बड़ी बीमारी, वो हल्का सा उधर से जवाब आ गया, और बिलावल को करते थे, लेकिन वो जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी को उन्होंने सिंध पे, आप देखें ना कि कम तवज्जो, असल यहाँ था मरकज। अच्छा सर, बिलावल साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा कि हम तमाम जमातों तो से ये राब्ते अनहोली बहाल अलायंस, जो करने के लिए अनहोली अलायंस तैयार था हैं। ना, मैं अभी आपको, उन्होंने ये वो बात ये की है। अनहोली अलायंस जो टूटा है ना, हम्म वो अनहोली अलायंस टूटा, तो वो अनहोली अलायंस टूटने में फिर जरदारी साहब, वहां पे जरदारी साहब फिर अलग एक्टिव हुए, और इसीलिए जरदारी साहब पीडीएम का हिस्सा नहीं बने। जी बिल्कुल, क्योंकि नवाज अलग हो शरीफ गए साहब थे। और मौलाना साहब को हमेशा से ये उनके जहन में रही बात कि जरदारी साहब किसी वक्त, मतलब जरदारी को पीडीएम में ना रखें, तो पीडीएम में और इसके पीछे वजह क्या थी उसके तब? पीछे वजह ये थी ना कि जरदारी साहब पीपल्स पार्टी हिस्सा रही है ना, इस एक हुकूमत रही है उनकी, हुकूमत एक रही है सूबे में उनकी हुकूमत रही है, सिंध में। और वो हुकूमत जो है वो तो सोने चांदी हीरे जवाहरात की कान है सिंध हुकूमत। तो उधर जो है वो जरदारी साहब की वो रही आराम से, और मतलब तो खान साहब का फोकस यहाँ पे रहा, पंजाब जो है ना, नून आप पर। शरीफ खान। अच्छा, फिर उसके बाद ये कि वो, अगर आप उनके सोशल मीडिया पे भी देखें तो शरीफ खानदान, उसमें बहुत हल्का फुल्का सा कहीं दाएं बाएं कोई पीपल्स पार्टी का पीपल्स जिक्र, हाँ, पार्टी को लेकिन वो, निशाना बना दिया। हाँ, कभी कोई मुराद अली शाह साहब के बारे में, किसी के बारे में उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। ज़्यादातर लोग भी पीपल्स पार्टी से यहाँ पर आए हुए थे सारे, तो वो, और उधर राब्ते में भी थे, तो इमरान खान साहब वॉज ओके कि यार ठीक है, अच्छा। इनसे मिलते हैं तो कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि शरीफ खानदान से कोई नहीं मिलना चाहिए। अच्छा अच्छा, अब इसमें जो इशू है वो ये कि खान साहब को इलेक्शन लेना है। खान साहब अगर इलेक्शन ले लेते हैं इस पूरी सूरत हाल में, तो वो हो जाएंगे 2/3 या 3/4 से, ये एक राय राय आम, आम है। हाँ बिल्कुल आम, और पोल्स भी कह रहे हैं और हर चीज ये कह रही है कि इमरान खान साहब ले जाएंगे इलेक्शन, उठा लेंगे पूरा, स्वीप करेंगे। और स्टॉक मार्केट में यहाँ ऐसे, वैसे तो मंदी है तो खान साहब का टिकट बिल्कुल ऊपर। लेकिन इशू ये है कि जो मुस्लिम लीग नवाज के सर पे सारा है, नून के सर पे आया हुआ ना सारा, एक तो ये सारा मसला ये कहीं खत्म होने वाला नहीं है ये। अच्छा, इसके बाद जो दूसरी हुकूमत आएगी उसे भी नहीं संभलेगा ये इशू। पाकिस्तान का है, इकोनॉमी जो है ना, ये इसको पाकिस्तान के इशू के तौर पे लेंगे। जून के बाद क्या होगा, बजट कैसे बनेगा, उसके बाद क्या होगा। कंटेनर्स खड़े हैं भाई, कंटेनर जिनके खड़े हैं वो पार्टियों के तो नहीं है ना, वो फंसे हुए हैं, फार्मास्यूटिकल्स फंसी हुई हैं, गंदम कहाँ से आएगा, ऑयल का क्या बनेगा, कितने दिन का जखीरा रह गया, एलसीज नहीं खुल रही, तो वही, ये तो वहीं का वहीं खड़ा है। आईएमएफ कितने दिन और लेती है, कब तक मुज़ाकरात चलते हैं, कब मुआहिदा होता है, कब बोर्ड कब मीटिंग होती है। तो अभी तक हम वहीं खड़े हैं जहां पर हम आज से, बल्कि खराब पोजीशन में, आज से 15 दिन पहले से माशी तौर पे। लेकिन इसमें जो इशू है वो ये है कि जो मुस्लिम लीग नून के अंदर दरारें पड़ रही हैं, अंदर बड़ी खौफनाक किस्म की दरारें पड़ रही हैं। और शायद थकान अब्बासी साहब और मरीम नवाज साहिबा, और इसमें मेहताब अब्बासी साहब, इसमें शायद मिफ्ता इस्माइल साहब भी हैं मिफ्ता डॉक्टर इस्माइल साहब भी हैं, और गालिबन हनीफ अब्बासी साहब भी कुछ अच्छा। कुछ खफा से हैं। मेरी उनसे बात नहीं हुई, लेकिन शायद देखते हैं कि वो, लेकिन वो भी शायद थोड़ा सा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि वो इशू ये है सारा कि वो बड़े वाजे कैंप सामने आ रहे हैं, और ये
अच्छा, जो लाहौर हाई कोर्ट है उनके उनकी फैसलों पे मुस्लिम लीग नून को इतराज़ हो रहा है, और जो इलेक्शन कमीशन है उनके फैसलों पे इमरान पीटीआई। खान साहब को इतराज़ हो रहा है। तो आगे मामला कैसे चलेगा? अब ये कब तक अपील्स होंगी, अदालतों में जाएंगे, गवर्नर्स जो हैं वो फैसला करेंगे, कौन करेंगे? एक बिल्कुल आप समझें कि आइन एक तरफ रखा हुआ है और बस वो कहते हैं ना, फ्री फॉर ऑल, तिंका मुश्ती जारी है, जो कहीं ना कहीं आके रुकेगी। अच्छा, इसमें जो एक और इशू है जो बड़ा मेरे लिए थोड़ा सा, मैं पाकिस्तान की सियासत पे दोबारा बात कर लेते हैं थोड़ी देर में, लेकिन अगर थोड़ा सा वक्त हमारे पास हो 5 मिनट, तो मैं एक बड़ी अजीब सी बात हुई है। जी। ये कहीं से वाकई हकीकतन में कोई खलाई मखलूक आ गई है। अच्छा। खलाई मखलूक आ गई है, हकीकतन खलाई मतलब मखलूक। हाँ, डॉक्टर वाकई साहब, ब्रेक जी, के बाद आके इसको डिस्कस कर खलाई लेते हैं। मखलूक आ गई है, और प्रॉपर खलाई मखलूक। ठीक है। नवाज शरीफ साहब की जो बात थी वो दुरुस्त साबित हुई। अच्छा। जी, ठीक है, ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब आके आपसे जानते हैं इस बारे। नाजरीन, यहाँ पर ब्रेक ले और लेते हैं। हमलावर हो गई हम सब पे सही। सही, खबर पाने ठीक के है बाद। नाजरीन, एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, खलाई मखलूक के हवाले से आप बात कर रहे थे ब्रेक से पहले। पहले तो ये देखें ना कि पीपल्स पार्टी वो जो 2018, तो एक तरह से हंग पार्लियामेंट सी रही, और वो इस तरह से रहा कि इमरान खान साहब के साथ भी इत्तेहादी हैं और बाकी लोग जो आए हैं तो वो पावर उनके पास। ये जो बनी हुई है इस वक्त जी। अरेंजमेंट, जो खुद कबूल किया है, खुद कबूल किया। उस वक्त इमरान खान साहब से मेरी एक ज़ाती गुफ्तगू हुई, ऑफ द रिकॉर्ड में उसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन वन ऑन वन हम बैठे थे और फिर हमने गुफ्तगू की। तो मेरा खान साहब को ये था कि यार ये इस तरह से, तो उन्होंने कहा नहीं ये ठीक हो जाएगा, आगे जाके मैं इसको, और एक खास मौका आया था जब कहता था असेंबली डिसॉल्व करके आप दोबारा इलेक्शन करवा दें। बिल्कुल बिल्कुल। वो कहते थे नहीं, मैं काबू में आ जाएगी बातें बारह। तो वो ये था कि उसमें ये सारे लोग आए और ये जहाँ से आए थे वहाँ चले गए वापस। और अ, इमरान खान साहब जो हैं वो अब यहाँ पर देखना है कि इनके साथ अब ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये तो अब वो रियल इनके साथ जो साथी हैं अब वो खड़े होंगे, ठीक। और खड़े हैं। ठीक है। अब इशू ये है सारा कि इसमें एक तो बात ये, दूसरा अशद शरीफ साहब का जो शहीद का आज उनकी हियरिंग हुई, और कोई उसमें ये जो JIT है उसने कोई नई बात तो की नहीं। उन्होंने कहा जी हमें शवाहिद ही नहीं मिले कीनिया से। अच्छा, ये मसला हल होगा, ये ध्यान में रखें, लेकिन कैसे हो, कब होगा, हल होगा। उन्होंने कहा जी कीनिया से हमें नहीं मिले। उनका पहले तो कहा आप मिल रहे थे, अदालत की तरफ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ पूछा गया, उन्होंने कहा जी वो ताउन नहीं करा कीनिया। उन्होंने कहा फ़ोन किधर है, वो नहीं मिला। अच्छा जी, लैपटॉप वगैरह बाकी चीज़ें वो भी नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच सुन रहा है इसको, चीफ जस्टिस साहब खुद उसको हेड कर रहे हैं, बाकी जज साहिबान। उन्होंने कहा यूनाइटेड नेशंस के आप कवानीन का मुताला करें, दफ्तर खारजा क्या कर रहा है इस पर, और ये मामला ख़राब हो जाएंगे अगर आपने इस तरह के। सारे अरकान भी बड़ा बड़ा कैजुअल सी आज वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने बिल्कुल जैसे कुछ हुआ ही, मतलब बहुत ही जी, वो कुछ सारे अरकान भी पेश नहीं हुए। अदालत के रिमार्क्स बड़े सख्त थे उस पर, और उन्होंने कहा कि जी आप एक महीने, ये ख़राब हो जाएंगे मामला, तब आगे इस पर दफ्तर खारजा क्या कर रहा है वो बताएं, बाकी बताएं, तो ये 1 महीने का टाइम मिल गया। लेकिन अब इसी 1 महीने में ये इलेक्शंस क्या होना है, मईशत कहाँ जाके रुकेगी, कंपेन क्या इमरान खान साहब चला पाते हैं, इलेक्शन कंपेन को छोड़ो, कंपेन में तो चला रहे हैं, इलेक्शंस ले पाते हैं कि नहीं ले पाते, और इलेक्शंस लेके क्या कौमी ये मरकज में हुकूमत को गिरा के और इलेक्शंस की तरफ ले जाते हैं हालात को या नहीं, या हुकूमत जो है वो इलेक्शंस को डिले करवाने में, और इसको पूरी जो एक सूरत हाल, यानी हुकूमत से मेरी मुराद मुस्लिम लीग नवाज, वो कामयाब हो जाती है, और क्या नवाज शरीफ साहब को वापस लाने में कामयाब हो जाते हैं। ये अब आने वाले दिनों के अंदर तय होगा, क्योंकि ज़्यादा ताख़ीर तो हो नहीं सकती ना कि मरीम नवाज साहब कहेंगे जल्द आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब, जल्द आ रहे हैं, वो मतलब अब वो टाइम है कि अब तेज़ी आ गई है। खलाई मखलूक कहाँ से आ गई? खलाई मखलूक यहाँ से आ गई कि वो 3 दिनों में चौथी दफ़ा एक चीज़ को गिरा दिया है। अच्छा। अमेरिकन ने कनाडा की सरहद, पहले तो एक गुब्बारा था, फिर एक कोई सिलेंडर टाइप ऑब्जेक्ट चीज कहा थी, गया। हाँ ऑब्जेक्ट कहा गया, लेकिन अब उसके ऊपर जो है वो क्या चीज है, वो कोई खलाई मखलूक। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूं खलाई मखलूक? मैं इसको खलाई मखलूक इसलिए कह रहा हूं उसको
कि ये जो खलाई मखलूक है, देखें यहाँ पे अमेरिका ने, जो हमारी 10वीं स्लाइड है ना, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने कुछ अर्से पहले डीओडी ने अनाउंस किया था कि एक ऑल डोमेन एनोमली रेजोल्यूशन ऑफिस बनाया था उन्होंने। और उसका मकसद ये था कि ये बहुत सारी शिकायतें आ रही थी, इसको अगर हम स्लाइड को बढ़ा, बहुत सारी शिकायतें आ रही, ये 2020 में कायम हुआ था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और उन्होंने ये ऑफिस कायम किया था एएआरओ का, और उसके बाद ये कहा था उन्होंने, जो 11वीं स्लाइड है, कि डीओडी ऑफिस जो है ये आगे जा रहा है कि एनोमलस फिनोमिना की तहकीक की जाए। अच्छा। ये इन्होंने दिसंबर में कहा था कि हम ये देख रहे हैं कि हमें शिकायतें मौसूल हुई हैं कि ऐसी चीजें खला में हैं बहुत सारी, सही, जिनका पता नहीं चल रहा कि वो इस जमीन से हैं, किसी और सैयारे से हैं, कहां से हैं। ठीक है, खलाई मखलूक है, क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा। अब जनाब एक चीज इन्होंने गिरा दी दोबारा, F-22 तैयारे उड़े और फिर कनाडा, यानी 3 दिनों में चौथी तीन, दफे। एक तो बैलून गिराया था ना 4 फरवरी को, ये 3 दिनों में फिर कल गिराया दोबारा। और कहां पे, वो शुमाली, एक तो नॉर्थ अमेरिका है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके भी नॉर्थ पे, बिल्कुल मिशिगन और कनाडा के बॉर्डर पे। ठीक। पहले अलास्का पे था, ठीक है, और फिर उसके बाद यंकू लेक है वहां पे, उस पे था, वो भी दरमियान में आती है। और अगर हम इसको मैप को देखें तो ये मैप में बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हमें नजर आ रही है ये जगह, ठीक है। यकून कनाडा यहाँ पर एक गिराया, और फिर ये इनका जो नॉर्दर्न कमांड पहली दफा एक्टिव हो रही है। नॉर्दर्न कमांड उनकी एक्टिव नहीं होती। नॉर्दर्न कमांड जो उनके तैयारे उड़ रहे हैं और जा रहे हैं और देख रहे हैं और गिरा रहे हैं जहाज़ों को, ये बड़ा बड़ा रेयर है। तो ठीक है ना, तो एक ऊपर, ये फिर दूसरा 12 अक्टूबर, फिर 4 फरवरी, फिर आगे पीछे दाएं। अब इसको रिपोर्ट कैसे कर, अब है क्या भला। अच्छा, चाइना ने कहा है कि ये हमारे पास भी 10 गुब्बारे उनके आए हैं, चाइना ने जवाब दे दिया, लेकिन अमेरिका को समझ नहीं आ रही कि ये क्या भला है, ये क्या है। मतलब कोई मिसाइल हैं, कोई जासूस गुब्बारे भी नहीं है, ये गुब्बारे नहीं है, ये तो एक कार की साइज का है, एक बस की साइज का है, अजीबो गरीब चीजें हैं। ठीक। अब उसके ऊपर क्या हुआ है जनाब, न्यूयॉर्क टाइम्स, मैं सिर्फ तेजी से बता रहा हूं कि अमेरिका में फड्डा क्या पड़ा हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स से कह रहा है, व्हाट्स गोइंग अप देयर, ऊपर हो क्या रहा है। अब पब्लिक पूछ रही है ना कि क्या हो क्या रहा है भाई। थ्योरीज बट नो आंसर्स इन शूट डाउन ऑफ मिस्ट्री क्राफ्ट, ये मेन स्ट्रीम मीडिया है, ठीक है। यूएस एंड कनाडा आर इन्वेस्टिगेटिंग 3 अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, यूएफओ, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। ये प्रॉपर खलाई मखलूक वाला फिल्में जो दी, यूएफओ। वॉल स्ट्रीट जर्नल क्या कह रहा है, यूएस मिलिट्री शूट्स डाउन 4th हाई एल्टीट्यूड ऑब्जेक्ट, फिर वही क्या ऑब्जेक्ट है वो पता ही कि नहीं, ऑब्जेक्ट। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो है, ये रॉयटर्स ने कमाल की है। रॉयटर्स है ये, मैं कोई यहाँ पे कोई चीथड़ा कोई न्यूज एजेंसी या अखबार कोट नहीं कर रहा। रॉयटर्स क्या सवाल उठा रहा है, रूलिंग आउट एलियंस, क्या ये खलाई मखलूक है। तो सीनियर यूएस जर्नल जो हैं, जो कि हेड कर रहे हैं इस एएआरओ को, डिफेंस डिपार्टमेंट के, वो कह रहे हैं रूलिंग आउट एनीथिंग येट, नॉट रूलिंग आउट एनीथिंग येट, हम किसी चीज को खारिज इम्कान करार नहीं दे रहे। रॉयटर्स कह रहा है, उनसे पूछा कि क्या एलियंस हैं, क्या कोई बाहर की मखलूक आ गई, खलाई मखलूक आ गई है, वो कह रहे हैं खारिज इम्कान नहीं करा रहे। ये अजीब। उसके बाद जो है वो रॉयटर्स ने ही ये कुछ अर्से पहले कहा था कि नो एविडेंस ऑफ स्पेस एलियंस सो फार इन पेंटागन यूएफओ डीप डाइव, यूएफओ की तलाश हो रही है प्रॉपर। अच्छा, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स कहां से आए हैं, यानी चाइना के भी नहीं है, कहां से आए, पहले तो गुब्बारा था, गुब्बारा, अब ये कुछ और मखलूक है। उसके बाद जनाब ये राइटर्स की फिर खबर, यूएस ऑफिशियल से कि पेंटागन कमिटेड टू अंडरस्टैंडिंग यूएफओ ओरिजिन्स, यानी पेंटागन जो है वो अब ये यूएफओ का ओरिजिन कहां से हुआ उसके पीछे लग गया है। यानी अब ये वो फिल्मों में पहले ये हम पढ़ते थे कि यूएफओ कोई चीज आती है, अब प्रॉपर यूएफओ पता ही नहीं चल रहा वो है क्या। ये टाइम मैगजीन, आई हैवंट रूल आउट, उसी बयान को जो अमेरिकन जो जनरल हेड कर रहे हैं डिफेंस डिपार्टमेंट के इस पूरे एएआरओ डिपार्टमेंट को, वो कह रहे हैं आई हैवंट रूल आउट एनीथिंग, यूएस जर्नल डजंट एलिमिनेट एलियंस एज यूएफओ माउंट। अब ये तो एलियंस की, यानी एक तो यूएफओ है, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, एक एलियंस हैं,
यानी बगैर यानी खलाई मखलूक की वो ये डिस्कशन हो रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया में। जी। गार्डियन क्या कह रहा है, मिस्ट्री बैलून्स व्हाट आर दे, एलियंस प्रोबिंग ओवर एटमॉस्फेयर और अ रेस ऑफ एंशियंट स्काई बेल्स। ये मेन स्ट्रीम मीडिया उन्होंने मजाकन लिखा है फर्स्ट डॉग ऑन द मून, लेकिन मसला ये है कि ये फटा पड़ गया है। और सीएनएन ये कह रहा है कि अ ट्राई ऑफ न्यू इंट्रूजन्स लीविंग अमेरिका ड्यू टू गैस्पिंग फॉर एक्सप्लेनेशंस, और ये एक तमाशा पूरी दुनिया में। और फिर फॉरेन पॉलिसी ने कुछ देर पहले कहा है, जो 19 स्लाइड है, कि यूएस ओवर रिएक्टेड टू द चाइनीज स्पाई बैलून दिस स्केयर्स मी। मगर वो बैलून तो अब है ही नहीं, वो तो चीज कहीं और चली गई है। और वो इसको यूएफओ, मैंने आपको वही भरा हुआ है, अगर आप इसको सर्च करेंगे लोग इस पे तो ये खबर मिल जाएगी। लेकिन इशू ये है कि ये तो देखें, या तो सर्विलेंस कर रहा है तो कौन सा मुल्क कर रहा है। चाइना ने कहा है कि 10 दफा तो पिछले जनवरी से लेके हमारी हदूद में ये आए हैं। चाइना ने फुल रिटेलिएट किया। सही। उन्होंने कहा है कि भाई ये तो हमारे इलाके में आ गए हैं, और एक हमारे ईस्टर्न कोस्ट पे थे चाइना के, तो हम तो गिराने लगे थे आज। लेकिन हमने कहा कि एस्केलेशन होगी, और देखें एंथनी ब्लिंकन ने दौरा कैंसिल कर दिया। उसके बाद आप कह रहे हैं कि वो बैलून तो गिरा दिया, लेकिन उसके बाद आप कह रहे हैं कि ये यूएफओ है। ये जो है ये एलियंस को रूल आउट नहीं कर रहा। यानी ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के एआरओ के जो हेड जनरल हैं, जो उनके सरबराह हैं, जनरल किर्क पैट्रिक, वो उनका ये स्टेटमेंट है। किर्क पैट्रिक वही कह रहे हैं कि जमीन से हटके और भी कहीं जिंदगी हो सकती है, और हो सकता है वहां से ये ऑपरेट हो रहे हो। अब ये स्टेटमेंट को 40,000 60,000 फुट की बात है। सर ब्रेक ले लेते हैं, पेंटागन की तरफ। जी ब्रेक ले लेते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, तौहीन अदालत केस में अदालत ने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की जो दरख्वास्त इसको मुस्तरद कर दिया है, और इसके बाद जो मुकदमात बज़ाहिर ये लग रहा था कि खान साहब की इन दिनों शायद गिरफ्तारी हो जाए, क्या आपको लगता है कि वो खतरा टल चुका है? नहीं, खतरा बिल्कुल भी नहीं टला। और असल बात जो है वो ये है कि क्या इमरान खान साहब इस तमाम सूरत हाल को इलेक्शंस की तरफ ले जा पाते हैं या नहीं। ठीक है। और क्या हुकूमत जो है वो इलेक्शंस करवाती है या डिले हो, मतलब ये है असल जो बात है वो ये है। अच्छा, दूसरी जो तो इसमें अब इमरान खान साहब ज़ाहिर है कि ये कह रहे हैं कि आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। वहाँ से जो है वो कोई आइन की खिलाफ वर्जी कौन तय करेगा कि हो रही है कि नहीं हो रही। इस वक्त तो आइन तो है ही, मतलब अजीब सा ही है ना, मुल्क अजीब व गरीब सूरत हाल में है। IMF से टॉक शुरू हो गई जो कल भी जारी रहेंगी, और ये कीमतें वगैरह बढ़ गई हैं बहुत ज़्यादा। और देखें वाक़यात हो रहे हैं तेज़ी से। 20 साल के बाद कोई पहली दफ़ा कोई ईरान के कोई सदर जो हैं वो कल से चाइना का दौरा शुरू कर रहे हैं, प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी। और कोई 35 से 40 हज़ार तक इस वक्त जो मैयतें हैं वो तुर्की, और कई ज़्यादा तादाद है, लाखों में होगी। अल्लाह ताला अपना रहम करे। गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, वहाँ सब कुछ हो रहा है, इमदाद भी पहुँच रही है, दुनिया भी सारी। अच्छा, ये जो प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी का दौरा है ये इंपॉर्टेंट है। 3 दिन वो बीजिंग में रहेंगे, और दिसंबर में शी जिनपिंग जो है, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, उन्होंने रियाद में आए थे, और रियाद में आके जो स्टेटमेंट जारी की थी, उसके बाद चाइना के सफ़ीर को तलब कर लिया गया था तेहरान में। वो जज़ायर के अबू मूसा और जज़ायर के हवाले से तनाज़ा खड़ा हुआ था। तो ये सारा हो रहा है। यूक्रेन की जंग खराब होने जा रही है, और चाइना और अमेरिका के दरमियान ये जो बैलून्स का एक अजीब सा मामला शुरू हुआ है, ये अचानक टेंस कर रहा है पूरी दुनिया को कि सर्वेलेंस है, ये क्या है, मुख्तलिफ शक्लों के ऑब्जेक्ट्स हैं, बैलून भी नहीं है अब उनको। अच्छा, F-16 F-35 तैयारों को हवा में जाके 22,000 फुट, कोई 60,000 फुट, कोई 40,000, 3 दिनों से उन्होंने बार बार जाके वो गिरा रहे हैं। तो ये मसला ये है कि ये अचानक दरमियान में एक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है कि वहां पर उसको एलियंस, यूएफओ, अब इस किस्म के नाम क्लैरिटी नहीं है अभी तक कि वो है क्या। उनके कांग्रेसमैन खड़े हो गए हैं, क्या वजाहत करेंगे क्या भला है, आपको पता ही नहीं है क्या। तो अगर तो यूएफओ है तो फिर चाइना के तो नहीं है ना सर। तो फिर, और बैलून था तो चाइना कह रहा था कि हमारा रिसर्च है, लेकिन उसके बाद ये जो चीजें आ रही हैं रोज, तो एक तमाशा बना हुआ है अमेरिका। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइंदा आने वाले दिनों में मजीद इसको डिस्कस करेंगे। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जी डॉक्टर, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गुरदनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।